हेलो दोस्तों, इमर्सन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खान सर के द्वारा तैयार किया गया डेली जीके जीएस का टेस्ट सीरीज और आज हम लोग इसमें टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है। अरावली पर्वत कैसी है? तो यह अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है जिसका ज्यादातर भाग राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी है। ब्लैक फॉरेस्ट यह एक प्रकार का ब्लैक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है जो जर्मनी में स्थित है। माउंट कोटोपैक्स यह एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है जो इक्वाडोर में स्थित है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। आल्प्स पर्वत यह एक वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 4 1 3। आगे देखिए 2 नंबर, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनति से हुआ है? तो जो हिमालय का उत्पत्ति है वह थेतीस सागर के भूसनति से हुआ है। थेतीस सागर 1 नंबर सही है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी यह न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो तिब्बत का पठार है वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो यह हिमालय पर्वत और क्यूनुल के मध्य में स्थित है। हिमालय पर्वत और क्यूनुल के मध्य स्थित है। 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? यानी पृथ्वी की सतह से सबसे दूर स्थित वातावरण को बहिमंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी से सबसे अधिक दूर पर स्थित है। पृथ्वी से जो सबसे नजदीक वह मंडल है वह है क्षोभ मंडल, जिसकी जो ऊंचाई होता है वह इसकी ऊंचाई लगभग औसतन 13 किलोमीटर तक है। औसत इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इस मंडल में, क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी घटनाएं होती है। इसके बाद आता है समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई हो जाएगा लगभग 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होता है। और इसी मंडल में फिर ओजोन परत भी आता है, जिसे O3 कहा जाता है। समताप मंडल को सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। सुरक्षा कवच कहा जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को इसमें जो ओजोन परत है वह इसे अवशोषित कर लेता है, जिस वजह से इसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, जिसकी औसत ऊंचाई या फिर ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। और इसके बाद आता है आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर तक है। यानी 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल है। और 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई में जब आप जाएंगे तो वह बहिमंडल कहलाता है। आगे देखिए 6 नंबर, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी के जो सबसे नजदीक होता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं और उसे ही ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर को ही क्षोभ मंडल कहा जाता है। और क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। और इसे ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वह ध्रुव पे होता है 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर अगर पूछे तो यहाँ पे विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर होगा। और हम आपको पहले बताया कि इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगा 13 किलोमीटर। ध्रुव पे 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो ओजोन का सबसे अधिक संकेंद्रण समताप मंडल में होता है। इसी मंडल में ओजोन पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। तो सबसे अधिक संकेंद्रण समताप मंडल में होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर जो औसत वायुदाब है वह 1013.25 मिलीबार होता है। 1013.25 मिलीबार होता है। 2 नंबर सही उत्तर है। आगे देखिए 9 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो यह गौरी का गुलाम था। गौरी के भारत वापस जाने के बाद कुछ भाग गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। वहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और इसका कार्यकाल जो है 1206 से लेकर 1210 तक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 तक है। अगर गुलाम वंश की पूरा बात करें तो गुलाम वंश का 1206 से लेकर 1290 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजधानी था वह लाहौर था। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किया गया।
कुतुब मीनार की स्थापना किया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने की वजह से इसे लाख बख्श के उपाधि से भी जाना जाता है। आगे देखिए 10 नंबर, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी के यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा गया है? तो यह जो कथन यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बर्नी के द्वारा कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। यह 1296 ईस्वी पे अपने गद्दी पर बैठा था और इसका बचपन का नाम अली या गुरसप्पा था। आगे देखिए 11 नंबर, उस क्षेत्र की पहचान करे जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सबसे उत्तम किस्म का सोरा या शराब या अफीम बिहार से प्राप्त होता था, बिहार से प्राप्त किया जाता था। यहाँ देखिए 12 नंबर, इसमें एक कथन एक कारण दिया गया है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। तो बिल्कुल सही है, अब कथन सही है। कारण देखते हैं, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। तो इसमें से दोनों कथन है जो सही है, कथन और कारण दोनों सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा और ए की सही व्याख्या आर करता है। 13 नंबर देखिएगा, इसमें भी दिया गया कथन और कारण, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। बिल्कुल सही है, भारत पर तुर्क आक्रमण सफल हुआ था और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो यह इसका जो कारण है वो बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं होने की वजह से ही भारत पर तुर्क आक्रमण सफल हुआ था। तो 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर तथा कथन ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखिए 14 नंबर में सूची 1 का 2 को मिलान करना है। व्रीहि किसे कहा जाता है? तो इसे चावल को कहा जाता है। मुद्रक कहा जाता है मूंग को, यव कहा जाता है जौ को और इक्षु कहा जाता है गन्ना को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 का 2 हो गया, बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 1 है। आगे देखिए 15 नंबर, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वह निरसक तत्व में निहित है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। और राज्य का नीति निरसक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया है, भाग 4 में, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। उद्देशिका को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया था। आगे देखिए 16 नंबर, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल गलत है, 2 नंबर ही गलत है, तो सही आंसर यही होगा। आगे देखिए 17 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार से सम्मिलित है? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 में है। तो आइए देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 के ए में किया गया है, तो यह भी एक स्वतंत्रता का अधिकार ही है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो ये तीनों जो है यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी 19 से 22 के अंतर्गत आता है। तो वो तीनों कथन सही है, तो इसका 17 का तीनों कथन सही हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन से नए शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है इसलिए क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है या जिम्मेदार होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखिए 20 नंबर, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के उत्पत्ति का कारण होता है ससंजक बल। ससंजक बल 2 नंबर सही है, जिसे कोहेसिव फोर्स भी कहा जाता है। और ससंजक बल उसे कहते हैं जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
मिल सकता है तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त हो सकता है। काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण से प्राप्त हो सकता है। अगर समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक और आभासी बिंब प्राप्त होगा। आगे देखिए 21 नंबर, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का विष जो होता है वह अम्लीय होता है। अम्लीय होता है, चाहे शहद की मक्खी का हो या चींटी का विष हो या फिर बिच्छू का डंक में जो विष हो वह सब अम्लीय होता है। आगे देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्र कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्र प्लीहा या स्प्लीनी को कहा जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर, आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः क्या कहलाता है? तो आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः वाष्पन और संघनन कहलाता है। वाष्पन और संघनन कहलाता है। 2 नंबर सही उत्तर है। आगे देखिए 25 नंबर, एक वायुयान का कार्य क्या करता है? एक वायुयान कार्य करता है किस सिद्धांत पे? तो जो वायुयान होता है वह बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पे काम करता है। और जो बर्नौली प्रमेय यह सिद्धांत है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत यह जो है इस सिद्धांत पर पनडुब्बी काम करता है। पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशियों के युग्म के मात्रक जब उन्हें मूल मात्रक रूप में प्रदर्शित किया जाए तो समान होता है? तो वह प्रतिबल और दाब का जो मात्रक है वह समान हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबल का मात्रक होता है या फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो इन दोनों का समान हो जाएगा। संवेग P बराबर होता है mv और ऊर्जा बराबर हो जाएगा W बराबर F इंटू एस। आगे देखिए 27 नंबर, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान पर गिराए गए बम में क्या विखंडनीय पदार्थ उपयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और उस समय जो बम गिराया गया नागासाकी पर उसे फैटमैन कहा गया और इसमें प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। प्लूटोनियम विखंडनीय पदार्थ का उपयोग किया गया था। लेकिन इससे 3 दिन पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा पर भी एक बम गिराया गया, यह भी जापान में ही है। और इस समय जो बम गिराया गया उसे लिटिल बॉय कहा गया और इसमें यूरेनियम का उपयोग किया गया था। आगे देखिए 28 नंबर, तुतिया पर उष्मा का प्रभाव अभिक्रिया क्या है? तो तुतिया पर उष्मा का जो प्रभाव है वह वियोजन होता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है? तो जो यूरिया का निर्माण होता है NH3 को यूरिया में बदलने का कार्य लीवर के द्वारा किया जाता है। और मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? तो यकृत में बनता है। 1 नंबर सही है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि NH3 को यूरिया में कौन बदलता है? तो NH3 को यूरिया में बदलने का कार्य लीवर करता है। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता क्या होती है? तो तापमान बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता घट जाता है। 1 नंबर सही है। आगे देखिए 31 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा वोल्ट, जूल और चाल। तीनों जो है व्युत्पन्न मात्रक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी। डिप्थीरिया का संबंध किससे है? तो डिप्थीरिया का संबंध हो जाएगा गला से, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और डिप्थीरिया एक जीवाणुजनित रोग है। आगे देखिए 33 नंबर, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग क्या होते हैं? तो वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग लाल, हरा और नीला हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा लाल, हरा और नीला। 34 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है और इसकी दृष्टि दोष क्या होगा? तो देखिए ये सबसे पहले +2 डायोप्टर है, तो इसका जो लेंस हो जाएगा वह उत्तल हो जाएगा, इसकी प्रकृति जो हो जाएगा वह उत्तल हो जाएगा और इससे दूरदृष्टि दोष होगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर, इकोनॉमिक्स है। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक के द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है? ऐसा कौन सा कदम है जो सिर्फ रिजर्व बैंक उठा सकता है लेकिन सरकार नहीं? तो वह कदम है क्रेडिट रैशनिंग। 3 नंबर सही है। आगे देखिए NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का माप क्या होता है? तो इसका जो माप होता है वह संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम होता है। संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम होता है। 3 नंबर सही है। 37 नंबर है कि BPL की पहचान
के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस समिति की अध्यक्षता सुरेश तेंदुलकर के द्वारा किया गया है। सुरेश तेंदुलकर के द्वारा किया गया और इसका गठन, इस समिति का गठन 2005 में किया गया था। सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन है? तो सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक का नाम हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। 3 नंबर सही है, इंडियन ओवरसीज बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रित अब तक के सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन था? देखिए यहाँ पे था लगाया है, नहीं कौन था, तो 2000 रुपए का नोट था जो अब चलन में नहीं है, बंद कर दिया गया है। अगर वर्तमान में पूछे कि सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन है तो अब 500 हो जाएगा, क्योंकि ये जो चलन में है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? यहाँ पे 23-24 कर लीजिएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश अमेरिका बन चुका है 1 नंबर पे। और अगर दूसरे नंबर की बात करें, सेकंड नंबर पे, तो चीन हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूता बनाया है? ये जो ई जूता है यह आईआईटी इंदौर के द्वारा बनाया गया हमारे भारतीय सैनिकों के लिए, और यह आईआईटी इंदौर के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। यह जो व्यापार है यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच सुविधाजनक बनाने के लिए इस पे सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर न्यूजीलैंड के द्वारा साइन किया गया है। आगे देखिए 43 नंबर की आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? यूपीआई की भुगतान की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर अब आरबीआई के द्वारा इसे 5 लाख रुपया कर दिया गया है। अब आप यूपीआई के माध्यम से 5 लाख तक का भुगतान कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष श्रीनिवास जुलूस सेट्टी को नियुक्त किया गया है। 1 नंबर सही है, श्रीनिवास जुलूस सेट्टी। बांग्लादेश सीमा पर स्थित स्थिति की निगरानी के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इन 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष रवि गांधी को नियुक्त किया गया है। रवि गांधी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखिए 46 नंबर, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा ने किस महासागर के 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा है? ये जो तीनों नाम है यह हिंद महासागर में रखा गया, हिंद महासागर का नाम रखा गया है। 47 नंबर देखिए कि किस मंत्रालय के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान जो 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच तक आयोजित किया गया, यह किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस ओलंपिक में कुल 126 पदक के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। भारत ने कुल 6 पदक जीता है, यह भी सत्य है। और इस पदक तालिका में भारत का स्थान 7वें स्थान में, बिल्कुल गलत है, भारत का स्थान 71वें स्थान पे है, जिसमें से 6 पदक में से गोल्ड 0 है, रजत पदक 1 जीता गया, 1 रजत हो गया, और कांस्य 5 पदक, टोटल 6 हो गया। तो इसमें सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? तो भारत का पहला चावल एटीएम उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा चावल एटीएम लॉन्च किया गया है। अगला है अंतिम प्रश्न कि हाल ही में किस देश में आयोजित उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है? तो उदार शक्ति 2024 अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, और इसका जो आयोजन है वह मलेशिया में हुआ है। तो 3 नंबर सही है। चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 7 समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें।